हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल किनेटिक्स। 7 मार्क्स की वेटेज है सीबीएसई के फाइनल एग्जाम्स में और जे मेंस और एडवांस लेवल के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट चैप्टर कंसिडर किया जाता है। अब बच्चों केमिकल किनेटिक्स के अंदर एक तो न्यूमेरिकल्स होंगे, दूसरा बिना न्यूमेरिकल्स के हम ग्राफ की स्टडी नहीं कर सकते और दोनों की दोनों चीजें कंसेप्ट पे बेस्ड है। आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा कि सर फिजिकल केमिस्ट्री तो एक न्यूमेरिकल्स का पार्ट होता है, लेकिन बच्चों पूरी की पूरी केमिस्ट्री बिना कंसेप्ट के तो क्लियर हो ही नहीं सकती, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक और चाहे वो अपने पास ऑर्गेनिक। तो केमिकल किनेटिक्स में बिल्कुल बेसिक से लेकर बोर्ड लेवल तक पहुंचेंगे और बोर्ड से फिर हम जे मेंस लेवल तक और जे मेंस से हम पहुंचेंगे एडवांस लेवल तक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट केमिकल किनेटिक्स। तो देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 1, केमिकल किनेटिक्स है क्या? केमिकल, तो बच्चों केमिकल मींस चेंज। किसकी चेंज? रिएक्शन की चेंज। अब फॉर एग्जांपल क्रोजन ऑफ आयरन, तो आयरन की जब क्रोजन होगी दैट इज द स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल इस टाइप ऑफ क्रोजन, दैट इज द प्रोसेस जिसमें आयरन ऑक्साइड फॉर्म में जा सकता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में भी जा सकता है। तो ये जो आयरन की केमिकल चेंज हो रही है, अगर हम इसका रेट स्टडी करें, इसकी स्पीड स्टडी करें इस रिएक्शन की, तो वो जिस ब्रांच ऑफ साइंस में स्टडी की जाती है दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज केमिकल किनेटिक्स। तो केमिकल किनेटिक्स में हम 3 चीजों की बार बार स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज रेट ऑफ केमिकल चेंज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रैक्शन का जो रेट होगा। सेकेंड वन, उस रेट का मैकेनिज्म कि भाई वो रेट कैसे स्लो है, उस रिएक्शन की स्पीड कैसे फास्ट है, बताइए तो सही, कैसे स्लोएस्ट स्टेप और फास्टेस्ट स्टेप हम कंसीडर करते हैं, दैट इज द मैकेनिज्म। और तीसरा है फैक्टर्स, कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो उस पर डिपेंड्स करता है, कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा। तो ये हो गए फैक्टर्स। तो 3 पार्ट्स हम पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड वन, mechanism by which the reaction proceed. Third one, factors on which rate of reaction depends upon. क्लियर बच्चों? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन की ही सिर्फ स्टडी करेंगे। बेटा रिएक्शन कोई भी हो सकती है, जैसे क्रोजन ऑफ आयरन तो क्या अपने आप में एक स्लोएस्ट स्टेप है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो विद इन अ सेकंड्स हो जाती हैं, मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स भी बोल सकते हैं आप इसको। जैसे अगर बेटा मैं HCl में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करूं तो हमें मालूम है कि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें रिएक्शन फास्ट होगी एंड फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस H2O। अब ये रिएक्शन क्या है? क्रोजन ऑफ आयरन स्लो, ये क्या होगी? फास्ट। लेकिन बच्चों कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिनको हम ना तो फास्ट कैटेगरी में रखते हैं और ना ही हम स्लो कैटेगरी में, इधर में भी फास्ट और स्लो। तो उस केस में हमारे पास आता है एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकंपोजिशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जब डीकंपोजिशन होती है तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्लस बेटा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो ऐसी डीकंपोजिशंस को, ऐसी रिएक्शन को हम ना तो टू फास्ट कंसीडर करेंगे ना ही टू स्लो, नीदर फास्ट और स्लो। ठीक, तो ऐसी रिएक्शंस का हम रेट ऑफ रिएक्शन भी स्टडी करने जा रहे हैं, मैकेनिज्म भी एज वेल एज फैक्टर्स। देखिए बच्चों, जब भी हम रिएक्शन का रेट स्टडी करते हैं, स्पीड स्टडी करते हैं, तो ग्राफ की हेल्प से उसको समझ पाना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए, अगर मैं y एक्सिस पे कंसंट्रेशन स्टडी करूं, टेकिंग ए कंसंट्रेशन, x एक्सिस पे हमारे पास क्या आएगा? टाइम। नाउ थिंक अबाउट इट, जब रिएक्शन प्रोसीड होती है बेटा,
तब रेक्टेंट की अमाउंट टाइम टू टाइम डिक्रीज होगी और उसी टाइम पीरियड में प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होगी। मींस अगर मैं बच्चों यहां पे बात करूं इस केस में, तो H2O2 की अमाउंट स्टार्टिंग में आप जितनी लोगे, आफ्टर 5 मिनट्स के आपको उतनी अमाउंट नजर आएगी? नेवर। तभी तो बेटा वहां पे प्रोडक्ट बन रहा है। अगर रेक्टेंट की अमाउंट को हम यूज कर रहे हैं, उसको डीकंपोज करवा रहे हैं, तो विद द पासेस ऑफ टाइम रेक्टेंट की अमाउंट क्या होगी? डिक्रीज, और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी? इंक्रीज। इस अमाउंट को हम किस टर्म में स्टडी करते हैं? दैट टर्म इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो बच्चों अगर मैं इसमें रेक्टेंट की फॉर्म में ग्राफ बनाऊं, तो वो ग्राफ बेटा ऐसे आएगा अपने पास। तो चेक कीजिए, अगर मैं यहां पे 0 मिनट कंसीडर करूं, यहां पे 5 मिनट, और हियर वी हैव 10 मिनट, तो 5 मिनट के कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन की वैल्यू लेट अस कंसीडर x1, 10 मिनट के कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन की वैल्यू x2। अब चेक करो, क्या आपके पास x2 ग्रेटर देन x1 है? नो। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो चेक करो, x2 इज द फाइनल वैल्यू, x1 इज द इनिशियल वैल्यू, मींस इनिशियल वैल्यू ग्रेटर देन द फाइनल वैल्यू। मींस जैसे जैसे आप 0 to 5 से 10 मिनट्स की तरफ प्रोसीड करोगे, रेक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज। लेकिन अगर मैं इसी ग्राफ को, इसी वेरिएबल्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में स्टडी करूं, तो ग्राफ इसके बिल्कुल ऑपोजिट आएगा, दिस वन। अब इस केस में हियर वी हैव कंसंट्रेशन, यहां पे बेटा टाइम। वैसे ही आप वैल्यूज को कंसीडर कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट वन, हियर वी हैव सेकंड वन, 0 से 5 मिनट्स, 5 से सेम इंटरवल ऑफ टाइम 10 मिनट्स, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग y1, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग y2। अब इसमें चेक करो, नाउ y2 ग्रेटर देन y1, विच मींस ये अपने पास रेट किसका बता रहा है? ये ग्राफ रेक्टेंट का। लेकिन बेटा ये वाला ग्राफ किसका रेट बता रहा है? प्रोडक्ट का। विच मींस वी कैन से दैट रेट ऑफ फ्रैक्शन इज, तो यहां पे हम कह सकते हैं बेटा कि रेट ऑफ फ्रैक्शन इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट विद टाइम, दैट इज टाइम पीरियड। जिस टाइम पीरियड में रेक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो अगर यहां पे मैं मैथमेटिकल टूल्स की बात करूं, तो यहां पे हम जो चेंज हो रहा है इसको मैं डेल्टा के फॉर्म में कंसीडर करूंगा। अदरवाइज डेल्टा का मीनिंग होता है बेटा लार्ज चेंज, और अगर स्मॉल डी यूज करते हैं स्टूडेंट्स, उसका मीनिंग रहेगा यहां पे स्मॉल चेंज। और यहां पे चेंज क्या हो रही है बेटा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम यूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में दिखाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इफ R इज रेक्टेंट, P इज प्रोडक्ट, तो रेक्टेंट की फॉर्म में अगर मैं रेट को डिफाइन करूं, तो यहां पे रेट किसके बराबर होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। लेकिन आगे क्या आएगा बेटा? नेगेटिव साइन, क्योंकि ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम पासेस होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वैसे वैसे रेक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज। लेकिन रेट की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आएगी। वो क्यों? तो अभी मैंने बताया था आपको कि T1 के कॉरस्पॉन्डिंग x1 कंसंट्रेशन रेक्टेंट के केस में, T2 के कॉरस्पॉन्डिंग x2। नाउ x1 ग्रेटर देन x2, लेकिन चेंज मींस फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1। नीचे बेटा क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 तो क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन x2 माइनस x1 क्या आएगा? नेगेटिव। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी ये बेटा?
नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। सो पॉइंट टू बी नोटेड, न्यूमेरिकल्स में ये पॉइंट आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा कि बेटा रेट ऑफ फ्रैक्शन कभी भी आपने नेगेटिव फॉर्म में डिस्प्ले करके नहीं आना है। और अगर मैं यहां पे रेट को एक्सप्रेस करूं, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो ये भी बेटा सिंपल रहेगा अपने पास। रेट इज इक्वल टू, यहां पे पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज हो रही है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। डेल्टा, दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो पॉइंट टू बी नोटेड, हम रेट को डिफाइन कर सकते हैं नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? अब ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट था जिसमें जस्ट मैंने आपको बताया कि रेट को हम कैसे एग्जामिन करते हैं, कैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। लेकिन कई दफा एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में भी पूछा जा सकता है। देखिए बेटा, इसमें हमने एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रेंज स्टडी की है, मींस 5 से और 10 के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि कोई बच्चा भागता हुआ जा रहा है, ठीक, अगर वो भागता हुआ जा रहा है, मान लीजिए उसने रनिंग कितने टाइम पे स्टार्ट की, 10 AM पे, फिर उसके बाद हमने उसको रोक दिया 10:05 पे, और हमें पूछ लिया जाए कि उस 5 मिनट्स में उसका रेट क्या था, तो इसको तो हम बोलेंगे एवरेज रेट। लेकिन अगर बच्चा भाग रहा है, भागते भागते एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए कि अब बताओ अब इसका रेट क्या होगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। क्या कहते हैं बेटा उसको, इंस्टेंटेनियस रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ी सी मैथडोलॉजी को ग्राफ के अंदर चेंज करना पड़ता है। अब कैसे, देखिए, अगर मैं यहां के रेक्टेंट की फॉर्म में इंस्टेंटेनियस को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, लेट अस कंसीडर इस पॉइंट पे हमने इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट करना है। इधर होगा अपने पास टाइम, बेटा वाई एक्सिस पे आएगा अपने पास कंसंट्रेशन। तो आपने क्या करना है, अब ये चीज बेटा बोर्ड एज वेल एज जे मेंस लेवल के लिए अमृत है, अमृत, इसको ध्यान से सुनना। जिस पॉइंट पे आपने फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस, वहां पे सबसे पहले आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट, ठीक। तो ये टेंजेंट होगा। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आप मानकर चलो यहां पे वो इस पॉइंट को टच कर रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस, और इधर से वो इस पॉइंट को टच कर रहा है, दिस वन इज वाई एक्सिस। यहां पे 0 है। तो अगर आपने इस पॉइंट पे चेक करना है तो उसके लिए आपको यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे, और यहां पे मान लीजिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। हम इस पॉइंट को क्या कंसीडर करके चलते हैं, दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो बेटा अगर आपने इंस्टेंटेनियस रेट यहां पे फाइंड आउट करना है तो यहां पे इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर होगा, ओ ए अपॉन ओ बी। इसको आप और क्या बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड स्लोप। आई बस समझ में, एवरेज रेट में हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1, यहां पे आएगा Y2 माइनस Y1। लेकिन यहां पे बेटा आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, जिस पॉइंट पे उन्होंने ग्राफ के अंदर क्या पूछा हुआ है आपसे, इंस्टेंटेनियस रेट। उसके बाद वो जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को टच करेगा और जिस पॉइंट वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो आपने ऊपर क्या लेना है, वाई एक्सिस की कंसंट्रेशन, क्योंकि अपने पास रेट का मीनिंग क्या है, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऊपर आएगी अपने पास कंसंट्रेशन की वैल्यू, जिस पॉइंट से वो 0 तक आपको नजर आ रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम की वैल्यू, जिस पॉइंट से वो 0 तक की नजर आ रही है। सो ओ ए अपॉन ओ बी, दैट इज नथिंग बट ए स्लोप। और यहां पे अपने पास स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव। क्यों आएगी नेगेटिव, क्योंकि बेटा कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज।
अगर मैं यही कंसेप्ट स्टडी करूं बेटा, किस केस में, प्रोडक्ट के केस में, तो प्रोडक्ट के केस में ऐसे होगा, अपने पास इंक्रीज होगी कंसंट्रेशन। अगेन यहां पे मानकर चलते हैं कि हमने इस पॉइंट पे स्टडी करना है। अब इस पॉइंट पे अगेन हम क्या लेंगे, टेंजेंट, ठीक। अब जहां पे वो टेंजेंट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो वाई एक्सिस को ही आपने टच करवाना है, क्योंकि रेशियो होती है। स्लोप अपने आप में क्या है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की अपने पास एक रेशियो है। तो इसके लिए हम मानकर चलते हैं कि यहां से एक ट्रायंगल बन रही है, दिस वन, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन चुकी है। इस ट्रायंगल में चेक कीजिए, यहां पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। दिस पॉइंट कंसिडर्ड एज O, दिस पॉइंट कंसिडर्ड एज A एंड दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज B। तो यहां पे अपने पास स्लोप क्या आएगी, स्लोप, और वी कैन से दैट इंस्टेंटेनियस रेट that will be is equal to OA upon OB, OA upon OB। तो ये अपने पास आ गया methodology how to find out the instantaneous rate in terms of rectangle और in terms of product, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब उसके बाद यहां पे मैंने स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात बिल्कुल नहीं की। अब स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अगर रेक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम ना हो, तो वहां पे रेट एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको समझते हैं। देखिए 2N2O5, मैं एक एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ 4NO2 प्लस 1O2। अब यहां पे क्या क्लियर हो रहा है कि जब बेटा N2O5 के 2 मोल्स क्या होंगे, डिकम्पोज, उस वक्त NO2 के 4 मोल्स क्या होंगे, अपीयर, और वी कैन से फॉर्म्ड। लेकिन O2 के भी उतने मोल्स थोड़ी ना बन रहे हैं। O2 के कितने मोल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं बेटा, दैट इज 1 मोल। तो सोचिए, क्या तीनों का रेट डिकम्पोजिशन और अपीयरेंस सेम है? नो, बिल्कुल सेम नहीं है। अब सोचो, जब N2O5 के 2 मोल्स डिकम्पोज होंगे, उस वक्त उसी रेट के अंदर, उसी टाइम के अंदर O2 के सिर्फ कितने मोल्स की फॉर्मेशन हो रही है, ओनली 1 मोल। तो सोचो O2 का रेट क्या है, स्लो, लेकिन N2O5 का रेट क्या है, फास्ट। या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि इसका रेट उससे 2 टाइम्स फास्टर है, डबल है। तो वो कैसे करें, अब दोनों का रेट बराबर लेकर आना, कैसे पॉसिबल है? देखो, जान तो बेटा O2 को उसके रेट से 2 से मल्टीप्लाई करवा दे। अगर उसको मैं डबल करूंगा तो इसके रियल रेट से वो बराबर होगा। दूसरा क्या है अपने पास मेथड, 2 से अगर उसको मल्टीप्लाई नहीं करवाना है तो N2O5 के जो रेट है उसको हमने 2 से क्या करवाना है, डिवाइड। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करवाऊं या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं, तो ऑक्सीजन का रेट N2O5 के रेट से क्या हो सकता है, बराबर। तो देखिए इस केस में N2O5 NO2 प्लस O2, जहां पे 2 आएगा, यहां पे 4 आएगा, यहां पे 1। अगर अब मैं O2 का रेट एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, प्लस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया इसका रेट एक्सप्रेशन। इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, नेगेटिव क्यों, क्योंकि रेक्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया N2O5 का रेट एक्सप्रेशन, ये हो गया O2 का। क्या अब ये दोनों बराबर है? नहीं। तो दोनों का रेट कब बराबर होगा, जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं बेटा, या फिर इसको 2 से डिवाइड, तो जाकर दोनों का रेट एक्सप्रेशन, दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर आएगी। विच मींस रेट इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5
अपॉन डेल्टा टी, आगे नेगेटिव साइन, इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां से क्या कंक्लूजन बाहर आ रहा है कि जब भी आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट को बराबर लेकर आना है तो जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको नजर आ रहा है बेटा, वो वहां पे किस फॉर्म में नजर आएगा, इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर। बस इस चीज को अगर आप कंसेप्ट के बाद दिमाग में रखोगे तो हर किसी का रेट एक्सप्रेशन लिखना इजी हो जाएगा। अब सोचो, यहां पे अपने पास दो तरह के प्रोडक्ट है, तो अगर आपने N2O का NO2 का भी रेट इन दोनों के बराबर लेकर आना है तो क्या करें, इज इक्वल टू प्लस 1/4 मींस इसका फॉर दैट इज द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो अब न्यूमिनेटर में न रहेगा, वो कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेक कीजिए, अब मैंने तीनों का रेट बराबर लिखा है। आई बात समझ में? तो इसलिए कीप इन माइंड, जब O2 बन रहा है उस वक्त NO2 के 4 मोल्स बन चुके हैं, तो इसलिए O2 का रेट तभी NO2 के बराबर होगा जब ये क्या होगा, 1/4। ऐसे ही O2 अपने पास जब 1 मोल में बन रहा है उस वक्त N2O5 के 2 मोल डिकम्पोज हो चुके थे, सो दैट्स व्हाई N2O5 का रेट इसके बराबर तभी होगा जब मैं इसको हाफ करूंगा, विच मींस हर एक स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को आपने न्यूमिनेटर की जगह कहां पे लेकर जाना है, डिनोमिनेटर। नेक्स्ट वन, इसके बेसिस पे अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। इन्होंने कहा है एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलिंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो इन्होंने एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है और इन्होंने बोला है कि डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आप क्या लिखकर दिखाइए, रेट। तो चलिए लिखते हैं बच्चों इसका रेट। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चारों का बराबर कब होगा, जब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, साथ में जो 4 है वो कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर, इज इक्वल टू अगेन नेगेटिव साइन क्योंकि O2 भी रिएक्टेंट की साइड पे नजर आ रही है, यहां पे 1/5, अगेन 5 डिनोमिनेटर में आ रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, आगे अब नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर दोनों प्रोडक्ट साइड पे है, राइट हैंड साइड पे, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इज इक्वल टू प्लस 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया अपने पास रेट ऑफ these reactants and products। अब आगे, if the rate of formation of nitric oxide is this one, चेक कीजिए यूनिट्स क्या नजर आ रहे हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बच्चों पूरे के पूरे चैप्टर में जब भी वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी तो ऊपर हम क्या लेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, नीचे हम क्या लेंगे, टाइम इंटरवल। आगे जाकर मैं आपको प्रेशर का कंसेप्ट भी बताऊंगा। अब चेंज इन कंसंट्रेशन में कौन सी कंसंट्रेशन बेटा, दैट इज मोलैरिटी, और मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर। टाइम को यहां पे हम किस में स्टडी करते हैं, सेकंड में। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बेटा यूनिट्स क्या हुए, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? देखो अब इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करना है, तो अपने पास रेट ऑफ फॉर्मेशन, अब यहां पे भी बच्चे गलती करते हैं बेटा, ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला, क्योंकि 1/4 तो मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने इसके रेट एक्सप्रेशन को O2, अमोनिया और वाटर के बराबर लेकर आना था। अगर वो पर्टिकुलरली किसी कंपाउंड के रेट की बात कर रहा है तो वहां पे हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वहां पे उन्होंने सिंपली दिया हुआ है मोल पर लीटर पर सेकेंड, मींस ऊपर ओनली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नीचे टाइम इंटरवल। तो अपने पास ये वाली वैल्यू गिवन है, 1/4 के इंक्लूडिंग वैल्यू गिवन नहीं है,
और ये वैल्यू कितनी है बेटा? तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया मींस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, इसको फाइंड आउट करना है। तो पहले पार्ट में अब सोचिए, इसके नीचे भी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 4। इसके नीचे भी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 4। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट भी करोगे तो 1/4 और 1/4 क्या हो रहा है? कैंसिल। देखिए 1/4 change in concentration means rate of disappearance of ammonia is equal to 1/4 appearance of nitric oxide with respect to time। ठीक, यहां पे डेल्टा लेना है आपने, दैट इज द चेंज। अब सोचो बेटा इस केस में ये वैल्यू अपने पास गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है अपने पास? 3.6 इंटू 10⁻³ लेकिन यहां पे 1/4 और 1/4 क्या हो रहा है? कैंसर, नेगेटिव। लेकिन यहां पे अपने पास जो रेट होगा वो नेगेटिव में नहीं आएगा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या रहेगा? सेम, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मींस ये वाला पार्ट हमने कैलकुलेट करना है। तो यहां पे 1/4 इसकी वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1/6। इसको हम x कंसीडर कर लीजिए, टाइम वेस्ट कम होगा, यूटिलाइज होगा x। तो फाइनली 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू x। अब खेलना है बस हमने मैथ के साथ। तो ये हो गया अपने पास 2, ये हो गया अपने पास 3। हियर वी हैव 1.8 इंटू 3 5.4। सो फाइनली 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा? तो यहां पे हमने एक वैल्यू की हेल्प से फर्दर 2 वैल्यूज को कैलकुलेट किया है। पहला बेटा डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया का रेट और दूसरा बच्चों हमने फॉर्मेशन ऑफ वाटर का रेट। क्लियर? नेक्स्ट वन, हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ गया अपने पास N2O5। बेटा N2O5 की डीकंपोजिशन हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ NO2। यहां पे NO2 आएगा बेटा, ठीक, NO2 प्लस हाफ O2 साथ में बैलेंस करेंगे यहां पे, ठीक। तो यहां पे अपने पास 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे 1 आएगा। उसके बाद इफ इनिशियल प्रेशर, टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा, टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, तो 127 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड करें तो फाइनली अपने पास केल्विन की फॉर्म में कितना टेम्परेचर आएगा? 400 केल्विन, ठीक है। अब देखिए इन्होंने बोला है कि कैलकुलेट कीजिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एटमॉस्फेयर पर मिनट की फॉर्म में भी और दूसरा मोल पर लीटर पर मिनट की फॉर्म में भी। मींस पहले में वो स्टडी कर रहा है चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और दूसरे में स्टडी कर रहा है चेंज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब पहले हमें कोरिलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन सभी ने सुनी होगी, PV इज इक्वल टू nRT। हियर P इज इक्वल टू N/V R into T। R मीन्स गैस कांस्टेंट, T मीन्स टेम्परेचर। तो फाइनली P इज इक्वल टू CRT। तो यहां पे अगर हम लार्ज चेंज की बात करें तो चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू R इंटू T। क्लियर? अगर मेरे पास वहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम की वैल्यू है और अगर मैं उसको R इंटू T से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हमारे पास क्या आएगी? चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर मेरे पास चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की वैल्यू है मींस प्रेशर की फॉर्म में रेट है, तो अगर मैं उस वैल्यू को RT से डिवाइड करवा दूं तो वही रेट किस फॉर्म में आ जाएगा? कंसंट्रेशन की फॉर्म में। अब कंसंट्रेशन की फॉर्म में तो अपने पास यूनिट्स क्या रहेंगे? मोल पर लीटर, और यहां पे पर मिनट, टाइम को मिनट में कंसीडर किया है। तो प्रेशर की फॉर्म में हमें मालूम है कि जो प्रेशर के यूनिट्स होते हैं बेटा वो कई होते हैं, उसमें एक होता है ATM, ठीक।
अब कई जगह एटीएम नहीं दिया होता, एमएम की फॉर्म में भी वैल्यू हो सकती है, बार की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक। तो 1 एटीएम 760 mm के बराबर होता है। ऐसे ही 1 एटीएम 1.01325 बार के बराबर होता है। पास्कल में भी एक यूनिट्स होते हैं प्रेशर के, और 1 बार 10⁵ पास्कल होता है, ठीक। अब वापिस आइए, स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? इफ इनिशियल प्रेशर इज 114 आफ्टर 25 मिनट्स, टोटल प्रेशर इज 133। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इनिशियली तो सिर्फ हमारे पास क्या है, N2O5, अभी तो डीकंपोजिशन हो नहीं रही, तो उस वक्त ना तो NO2 का प्रेशर होगा इन टर्म्स ऑफ mm, ना ही अपने पास O2 का प्रेशर होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे N2O5 की डीकंपोजिशन बढ़ेगी। अब उसने 25 मिनट्स के बाद क्या बोला है कि जैसे वहां पे अपने पास 25 मिनट हो चुके होंगे, हम मानकर चलते हैं कि उसमें से N2O5 का जो प्रेशर कम होगा वो P हो चुका है कम। तो बताइए, अगर P उसमें से कम हो चुका है तो बचा कितना? टोटल में से, स्टार्टिंग में से मैं P को माइनस कर दूंगा। अब यहां पे NO2 का प्रेशर कितना होगा? अकेला P तो होगा नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि वहां पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है? 2। तो वहां पे तो उसका डबल बनेगा। मींस हमने P को यहां पे 2 से क्या करवाना है? मल्टीप्लाई। और यहां पे हाफ है, हाफ ऑफ O2। मींस यहां पे जो P है उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 25 मिनट्स के बाद अभी इस इक्वेशन में जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना दिया हुआ है? 133। मींस 114 माइनस P प्लस 2P प्लस P/2 इज इक्वल टू 133। अब इसको सॉल्व करेंगे। 114 एक P रहेगा प्लस P प्लस P/2 इज इक्वल टू 133। सो फाइनली ये हो गया अपने पास 3/2P इज इक्वल टू 133 माइनस 114। सो फाइन पास 19। सो P फाइनली कम्स आउट टू बी 19 इंटू 2/3। ठीक। अब इसको आपने पहले खुद सॉल्व करना है कि अगर मैं इसकी वैल्यू को डायरेक्टली इसमें पुट कर दूं तो वो तो अपने पास रिमेनिंग प्रेशर होगा। फिर भी हम क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज द चेंज इन प्रेशर। तो ये जो वैल्यू है यही अपने पास क्या है? दैट इज डेल्टा P। और अपने पास डेल्टा T क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। तो इस केस में अपने पास 25 माइनस 0, तो नीचे अपने पास टाइम क्या रहेगा? 25 मिनट्स का। ऊपर अपने पास वैल्यू क्या रहेगी? 19 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। तो यहां से अपने पास पहली वैल्यू आएगी बेटा, जो आपने कैलकुलेट करके देखना है। तो अपने पास 38/3 इंटू 25। तो ये R इंटू T को हम नीचे लेकर जाएंगे। लेकिन एक चीज और आपने दिमाग में रखना है, यहां पे अपने पास जो वैल्यू आएगी उसमें ये तो अपने पास mm में दिया हुआ है। अगर ये अपने पास mm में दिया हुआ है तो ATM के लिए क्या करेंगे? 760 से डिवाइड करेंगे। तो फर्दर 38 डिवाइड बाय 760 इंटू 75। अब ये वैल्यू अपने पास ATM में आएगी। ऊपर वाली वैल्यू mm पर मिनट, नीचे वाली वैल्यू ATM पर मिनट। ठीक। तो ये कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली 1/20 इंटू 75 मीन्स दिस वन। तो फाइनली ये अपने पास आएगा ATM पर मिनट। और अगर हमने रेट को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो उसके लिए इसी को हम क्या करेंगे? डिवाइड। मीन्स चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T। तो ये वैल्यू इस तरफ लेकर आएंगे। और ये कितनी अपने पास? 1/1500 डिवाइड बाय R इंटू T। तो इसको हमने सॉल्व करना है बेटा। सॉल्व करने के बाद आप चेक करना और मुझे इसका आंसर आप चैट बॉक्स में मेंशन करना कि इसका आपके पास आंसर क्या आ रहा है। ठीक है। R की वैल्यू बच्चों आपने लेनी है 0.0821। क्यों? क्योंकि अपने पास R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर
पर मोल पर केल्विन होती है। तो ऐसे केस में अपने पास 0.0821 आएगी। टेम्परेचर वहां पे कितना दिया होता है 127 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में कितना लेंगे 400। इसको कैलकुलेट करना, फिर अपने पास आएगा रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आज हमने लेक्चर को कंप्लीट किया है। तो अगर इसमें आपको लगा कि कोई भी बात, कोई भी कंसेप्ट फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है, तो चैट बॉक्स में मेंशन करना, हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। अदरवाइज पीपीटीज में, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, हैव अ गुड डे।